सबसे पहले हम इसका इंजन ऑयल अभी ड्रेन करने वाले हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इंजन के अंदर कितना नुकसान है। देखिए, मैकेनिक लाइन में काम सभी करते हैं और सभी अच्छा काम करते हैं, लेकिन जरूरी चीज ये है कि वो काम करने का तरीका कैसा है उनका, वो कितना समझते हैं काम को, कितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए और काम करने का तरीका क्या है। सबसे जरूरी चीज है मैकेनिक लाइन में, कोई भी मैकेनिक है तो साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मेडिकल में साफ सफाई जरूरी है, वैसे ही मैकेनिकल लाइन में साफ सफाई भी बहुत जरूरी है। आप खुद भी साफ रहो, वाहन को भी साफ रखो और उसमें काम भी साफ सफाई से करो। अगर आप अच्छे से सफाई करके काम करेंगे तो लीकिंग के चांस नहीं होंगे। जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो आपको नजर आ जाएंगी, जिससे वाहन लंबे समय तक चलेगा। तो इसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए अभी हम इसका इंजन ऑयल निकालने वाले हैं। सत्रह नंबर का सॉकेट दो बेटा। अभी आप इंजन का ऑयल देखिए अच्छे से नजदीक आके, बहुत बुरी हालत है इंजन ऑयल की। मतलब पूरा मुझे लग रहा है कि क्लच असेंबली पूरी तरह से खराब हो चुकी है इसका क्लच हब, क्लच सेंटर और क्लच प्लेट। और ऑयल भी लगभग 400 ml के आसपास ही इससे निकला है, तो पता चल रहा है कि इंजन ओवरहीट हुआ है और बहुत ही रफ यूज किया गया है बाइक का। अभी ये जो बाइक है एक हमारे बहुत पुराने मित्र हैं उनकी है, और वो आर्मी में जॉब करते हैं, लेकिन ये बाद में उनके कोई दोस्त ने चलाया है बाइक को, कोई ले गया है, तो उसमें ये सारी नुकसान हो गया है। उन्होंने केयर नहीं की है, सर्विस नहीं कराई है, जो भी वजह रही होगी, तो बहुत बुरी हालत है बाइक की। आप देखिए 400 ml के आसपास सिर्फ तेल है, जबकि 1 लीटर इसके अंदर आता है। और हम मान सकते हैं सर्विस के दौरान 800 ml तक अगर इंजन ऑयल निकलता है, ये आप देखिए नजदीक से मैं आपको दिखाता हूँ, ये लगभग 450 ml है। तो 1 लीटर इंजन ऑयल अपाचे बाइक में डलता है, और उसमें से अगर सर्विस के दौरान 800 ml तक भी निकलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 700 ml तक भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे नीचे आता है तो फिर हमें देखभाल की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि इंजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन अभी हम इसके इंजन में कोई काम नहीं करने वाले हैं, सिर्फ हम क्लच साइड में ध्यान देंगे और देखेंगे कितना नुकसान इसके अंदर हुआ है। अगर आप इम्पैक्ट गन यूज करते हैं, आप कोई मैकेनिक हैं, तो खोलते समय कोई भी टॉर्क चलेगा। गन का अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप इम्पैक्ट का बटन किसी भी हिसाब से दबा सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको असेंबल कर रहे हैं और टाइट कर रहे हैं बोल्ट को, तो विशेष तौर पे ध्यान देखना है कि आप कितने टॉर्क से बोल्ट को टाइट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने गन लगाया और दबा दिया, उससे आपके जो बोल्ट हैं वो फ्री हो जाएंगे और काफ़ी नुकसान का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ये मशीन जितनी ज़्यादा अच्छी आपको लग रही है उतनी ज़्यादा है भी नहीं, इनको बड़े सेंसिटिव तरीके से इस्तेमाल करना होता है, तो ध्यान से काम करना पड़ता है। खोलने में कोई समस्या नहीं है, आप कैसे भी खोलिए, लेकिन अगर आप नट बोल्ट टाइट कर रहे हैं तो उसमें जरूरी है कि आपको कितना फोर्स उस पर लगाना है। अभी हमने क्लच हब के लगभग सभी बोल्ट खोल लिए हैं।
इसमें आप देख रहे होगे जुगाड़ किया हुआ है क्लच के अंदर, स्प्रिंग एक्स्ट्रा लगाई है, तो इससे पता चल रहा है कि क्लच में पहले से प्रॉब्लम रही होगी। ये जो मैं बोल्ट खोलने जा रहा हूँ ये इंजन ऑयल का बोल्ट है और ये लाइन है इंजन ऑयल की। यहाँ से 3 जगह यहाँ पे पंप लगा होता है अंदर, और यहाँ से होते हुए वो 3 जगह डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले जाता है हेड के अंदर और फिर दूसरा जाता है आपका गियर बॉक्स के ऊपर स्प्रे। तो ये एक अच्छा तरीका है इंजन को लुब्रिकेशन करने का, जिससे सभी जगह सही तरीके से तेल जाता है। बाकी इंजनों के अंदर भी ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो अंदर से होती हैं, तो अगर वो ब्लॉक हो जाती हैं तो काफ़ी समस्या होती है मैकेनिक को साफ़ करने में। लेकिन ये आसान है, अगर कोई ब्लॉकेज आ जाती है या इंजन में ऑयल का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो हम आसानी से इनको खोल के साफ़ कर सकते हैं। इस बोल्ट पे विशेष ध्यान देना है, जब भी आप इसको असेंबल करेंगे तो नए वॉशर सफाई के साथ में यहाँ पे आप देख रहे हो अच्छे से लगाने हैं और लिमिटेड तरीके से ही टाइट करना है। चाबी हो तो जैसा मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, ये जो अभी क्लच में खोल रहा हूँ तो इसकी सेटिंग बहुत ज़्यादा आउट है और मुझे पक्का लग रहा है इंजन में अंदर क्लच की जो असेंबली हो पूरी तरह से ख़राब ही निकलेगी। तो बाकी खोलने से पता चलेगा कितना नुकसान है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि कुछ समस्या ज़्यादा है अंदर। जब भी आप कोई मशीनरी खोलते हो, चाहे बाइक है या कोई भी चीज़ है, तो उसमें एक चीज़ सबसे मेन रहती है कि जो भी पार्ट्स आप खोल रहे हो सबसे पहले वो सबसे बाद में लगेगा। ये मतलब एक रूल है किसी भी मशीनरी का। किसी में हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो, लेकिन कोई भी मशीनरी अगर आप खोलते हो तो जो पार्ट सबसे पहले खोलेगा वो सबसे बाद में लगेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सभी पार्ट्स को संभाल के रखो। अधिकतर देखा गया है कि मैकेनिक जल्दबाजी में कोई भी नया व्हीकल उनके पास में आता है तो खोल तो उसे बहुत जल्दी से देते हैं, लेकिन जब असेंबल करते हैं तो उन्हें समस्या आती है कि ये पार्ट्स मैंने कहाँ से खोला था। तो मान लिया आपके पास में कोई नया व्हीकल आया है और आप उसके बारे में नहीं जानते, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको खोलते समय ध्यान से खोलिए कि ये पार्ट्स मैंने यहाँ से खोला है और ये यहीं पे लगेगा। फिर उसको देखिए कि इस पार्ट्स का काम क्या है, ये पार्ट्स काम क्या करता है, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से देखिए और कभी भी हड़बड़ी में वाहन को ना खोलें, जल्दबाजी ना करें। कई बार ऐसा होता है कि हम इंजन को खोलते हैं और वो खुलता नहीं, तो कहीं ना कहीं कोई नट बोल्ट हमारा रह जाता है, तो फिर से रीचेक करें कि कोई बोल्ट तो नहीं रह गया है जो खुला नहीं है। ऐसा ना हो कि आपने लिया और हथौड़ा बजाना उस पर शुरू कर दिया और बॉडी को तोड़ दिया, तो ऐसी गलती कभी ना करें। अभी ये हमने आराम से खोल दिया है, तो आप देख रहे हैं कितनी गंदगी इंजन के अंदर से निकल रही है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। ये हमने क्लच बॉक्स खोल दिया है और देखो क्या हालत है इसकी। ये हमारी क्लच असेंबली है, सारा सिस्टम क्लच का यही है। यहाँ पे ऑयल पंप है, जो ये आप गरारी देख रहे हो प्लास्टिक की, ये ऑयल पंप है। ये बहुत कभी ख़राब होता है मेजर केस में, अगर आप इंजन ऑयल नहीं होगा या फिर इसकी जो गियर होता है वो फेल हो जाए। तो हम भी क्लच खोलने वाले हैं, देखते हैं कितना नुकसान इसके अंदर हुआ है। ग्रीस अपाची में ध्यान रखें कि क्लच खोलते समय इसके अंदर एक छोटी गोली होती है, वो कई बार निकल के भग जाती है, खो जाती है, तो उससे पहले आप उस पर थोड़ा सा ग्रीस लगा लें जिससे वो खराब ना हो। ये मैंने इस पर ग्रीस लगा दिया है, तो अब इससे होगा क्या कि वो गोली बाहर नहीं निकलेगी इसके अंदर से, जिससे हमें असेंबल करते समय नहीं लगेगा। अब इसको हम आराम से उठा के रख देते हैं। काम करते में समय खराब नहीं होता कभी भी, ना ही समय लगता है। समय लगता है जब हमारे पास स्पेयर पार्ट ना हो
या हमारे कई बार काम करते समय पार्ट्स गुम हो जाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और हम डिस्टर्ब भी हो जाते हैं बुरी तरह से। तो उसके लिए है कि जब भी आप खोलें व्हीकल को, अपने पुर्जों को संभाल के रखें तरीके से, ताकि असेंबल करते समय आपको दिक्कत ना आए। बड़ा ही कठिन होता है इसको खोलना, क्लच असेंबली को। कई बार स्लिप हो जाता है तो हाथ में चोट लगने का भी खतरा रहता है, तो बड़ा सावधानी से खोलना पड़ता है। पहले क्या होता था, अभी भी कुछ मैकेनिक हैं जो क्लच असेंबली को छेनी हथौड़े के साथ में खोलते हैं। वो बहुत गलत तरीका है, क्योंकि छेनी और हथौड़े से इस्तेमाल करने से एक तो हमारे जो नट बोल्ट है वो खराब हो जाते हैं, और दूसरा बड़ा नुकसान ये होता है कि जो बैरिंग है हमारे इंजन के अंदर, जब हम उन्हें छेनी हथौड़े से उस पर मारते हैं चोट, तो उनके अंदर झटका लगता है और उनकी गोलियां जो है वो खराब हो जाती हैं, जिससे इंजन के अंदर साउंड होने लगता है या फिर और भी कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कभी भी इंजन को छेनी हथौड़े से ना खोलें, ये ध्यान रखें। टूल्स की अपनी एक वैल्यू है, बगैर औजार के कोई मैकेनिक कभी प्रॉपर नहीं बन सकता। तो सबसे पहले कोई भी आप काम कर रहे हो मैकेनिक लाइन का, तो उसमें आपके औजार प्रॉपर होने बहुत ज़रूरी है। तो टूल्स पे विशेष ध्यान रखें, अगर टूल्स खराब होते हैं तो समय समय पे बदल दें। अभी आप देख रहे हो क्लच असेंबली मैंने खोल ली है, और जो मैं बोल रहा था वैसा ही है। हमारा क्लच सेंटर भी पूरी तरह से खराब हो गया है। ये क्लच हब है, इसके अंदर भी पूरा घिसावट है, नीचे से इतना बैठ गया है, जो आप देख पा रहे हो लाइन आ रही है एक अंदर। ये हमारी क्लच प्लेट है, ये प्रेशर प्लेट एक खराब, ये तो पूरी तरह से बुरी हालत है इसकी। तो क्लच प्लेट जलकर बिल्कुल खराब हो गई है। एक क्लच प्लेट इसमें लगभग थोड़ा सा ठीक लग रही है, आप देख रहे होंगे, ये बच गई है किसी तरीके से, लेकिन बाकी सभी जल गई हैं, ये सभी जलकर खराब हो गई है। तो अभी मुझे सारी क्लच असेंबली चेंज करनी होगी, जिससे अच्छा बैकअप मिल सके। ये हमारा क्लच हब है नया, ये क्लच सेंटर है, और ये है हमारी क्लच प्लेट। काफ़ी महंगी क्लच प्लेट आती हैं टीवीएस की, 960 के आसपास एमआरपी है। अच्छा, मुझे याद आया, टीवीएस अपाची की क्लच प्लेट के नाम से कुछ मैकेनिक बंधु स्प्लेंडर के अंदर भी अपाची की क्लच प्लेट लगा देते हैं। ये पेपर प्लेट आती है अपाचे में, तो उनका कहना यह है कि अपाची की क्लच प्लेट हम आपकी बाइक में लगा देंगे तो आपकी बाइक का पिकअप बढ़ जाएगा या एवरेज बढ़ जाएगा। ऐसा कभी कुछ नहीं होता। क्लच का काम है सिर्फ गियर बॉक्स को जोड़ना और तोड़ना, सिर्फ वो वन टाइम काम आती है जब हम गियर शिफ्ट करते हैं। उसके अलावा अगर आप क्लच पर बाइक को चलाओगे तो उससे क्या होगा कि आपकी क्लच प्लेट खराब हो जाएंगी और वो लंबे समय तक नहीं चल पाएंगी। तो चाहे आप क्लच प्लेट अपाची की लगाओ या स्प्लेंडर की लगाओ, स्प्लेंडर की तरह ही चलेगी, उतना ही वो एवरेज देगी। ये सिर्फ एक मानसिकता होती है आदमी की कि मैंने अपाची की क्लच प्लेट लगाई है, मेरा पिकअप बढ़ गया है, लेकिन उसकी इंजन की जो कैपेसिटी आप उसे कैसे बढ़ाओगे? कैपेसिटी तो उतनी ही रहनी है। तो इसलिए मैं यही राय दूंगा, अगर आप स्प्लेंडर बाइक में क्लच प्लेट डाल रहे हो तो स्प्लेंडर की ही डालो, जेन्युइन क्लच प्लेट, अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी अपाचे बाइक है,
हम इसमें कौन सी बाइक की लगा सकते हैं, तो अपाचे की ही लगेगी। आप इसमें ट्रक की क्लच प्लेट तो नहीं लगा सकते। तो जुगाड़ कभी भी ना करें व्हीकल के साथ में, जो प्रॉपर तरीका है काम करने का वही करें। चलने वाले हैं, एक बार रीचेक कर लेते हैं। अभी साफ सफाई का सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है, जैसे कि हमने अब इसको साफ किया तो पता चल रहा है कि क्लच का जो मेन हब है उसके अंदर कुछ खांचे बन गए हैं, गड्ढे हो गए हैं। मैं अभी आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। इसमें निकालना थोड़ा झटके से पड़ता है अपाची में, क्योंकि इसके अंदर एक लॉक होता है। ये एक लॉक होता है जो इसके साथ लगा होता है, स्प्रिंग लॉक। तो इसको लगाने का भी एक तरीका है, वो मैं तब बताऊंगा, तब मैं लगाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मेन हब है उसके अंदर आप देख रहे हो ये गड्ढे हो गए हैं, क्योंकि क्लच जब इस तरह से मूव करती है तो वो जाके टकराती है यहाँ पे, और धीरे धीरे समय के साथ में ऐसे खांचे बन जाते हैं। इनका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब ये ज़्यादा हो जाएंगे तो क्लच इसके अंदर फंस जाएगी। जब आप क्लच लीवर दबाओगे तो वो मूव नहीं करेगी, यानी कि मतलब वो आसपास स्लिप करती रहेगी, आपको गियर शिफ्टिंग का अच्छा अनुभव नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा स्प्लेंडर में होती है। स्प्लेंडर के अंदर तो बहुत ज़्यादा खांचे बन जाते हैं, तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। बेसिकली अगर पहली बार होता है तो मैं इसको ग्लाइंड करता हूँ, और ग्लाइंड करके इसका सरफेस अच्छे से क्लीन करके और तब मैं लगाता हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से करना है। बहुत सावधानी का काम है, अनाड़ी व्यक्ति इसको ना करें। तो इसको हम यहाँ से ग्लाइंड करेंगे, और ग्लाइंड इस तरह से पकड़ना है, और ये बिल्कुल लेवल में प्यार से करना है, सारा ही अपना होगा। जैसा आप देख रहे हो अब ये बिल्कुल मैंने क्लीन कर दिया है, और बिल्कुल सरफेस एकदम से लेवल में आ गया है। तो ये जो टेक्निक है सिर्फ एक बार कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि बाइक बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई, आपने एक बार ग्लाइंड कर दिया, फिर दो बार कर दिया। सिर्फ एक बार कर सकते हैं, 2 बार नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरी बार करने से इसमें प्ले बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जब हम इसके अंदर क्लच प्लेट फिट करेंगे तो एक आवाज़ आने लगेगी, धड़ 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 की। वो जब आप बाइक स्टार्ट करके खड़ी करेंगे तो वो आवाज़ तब आती है। तो पहले टाइम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार ऐसी ट्रिक को ना अपनाएं। अभी हम बात कर रहे थे क्लच लॉक के बारे में। तो अधिकतर मैकेनिक इसके बारे में जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बताना चाहूँगा। ये लॉक होता है, और ये लॉक ऐसे लगता है। इसका ध्यान रखें, जो लॉक है वो खाली जगह में ना आए। जो लॉक का एंड है उसको आप एंड में ना रखें, खुली जगह में उसको साइड कर दें, क्योंकि अगर आप उसको यहाँ पे खाली जगह में छोड़ोगे तो वो फिटमेंट में दिक्कत होगा। अब जब हम इसको अंदर डालेंगे तो ये उसके अंदर फंस जाएगा, दूसरे लॉक के अंदर। तो ऐसा इसके अंदर होता है। जब आप इसको लगाते हैं तो वहाँ पे खाली जगह है और यहाँ पे खाली जगह है, इसका आमने सामने देख लें कि वो प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। अभी हिला के देखें तो फंस गया है अच्छे से, तो यानी कि हमारा हब अच्छी तरह से इसके अंदर फिट हो गया है। अब हम करते हैं क्लच प्लेट की फिटिंग। अब प्रेशर प्लेट का जो होता है 2 साइडें होती हैं, एक डाउन साइड और एक अप साइड। तो हमेशा कभी भी जब क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट असेंबल करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें, प्रेशर प्लेट को हमेशा एक ही साइड से लगाएं। अगर आप ऐसे लगा रहे हैं तो सारी प्रेशर प्लेट ऐसे ही लगाएं, और अगर आप ऐसे लगा रहे हैं तो ऐसे लगाएं। तो अब हम इस तरह से लगाने वाले हैं, जो डाउन साइड है वो ऊपर की तरफ है। तो ये हमने प्रेशर प्लेट लगाया, फिर एक क्लच प्लेट लगाया, फिर हमने प्रेशर प्लेट लगाया देखते हुए, फिर क्लच प्लेट लगाया। तो मैं आगे बात करते हुए मैं बताना चाह रहा था कि जो पेपर प्लेट और जो नॉर्मल क्लच प्लेट होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है, अधिकतर लोगों को नहीं पता। पेपर प्लेट एक तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है।
अब उनके कॉस्टली होने की भी कोई ना कोई रीज़न होगा, इतनी महंगी क्यों है और सादा प्लेट सस्ती क्यों है। तो जो पेपर प्लेट है वो जब भी मतलब ख़राब होगी या हीट होने के बाद गर्म हो जाएगी, तो वो जो अपने पार्टिकल्स हैं, जो घिसावट है, वो कभी भी इंजन के अंदर नहीं छोड़ती। जो पेपर प्लेट मैं इसमें लगा रहा हूँ, जो टीवीएस की ओरिजिनल आती है, तो जब घिसेगी या ख़राब होगी तो कभी भी वो अपने पार्टिकल इंजन के अंदर नहीं छोड़ेगी, जिससे इंजन के अंदर गंदगी कम बनेगी, मतलब जो कचरा है वो कम पैदा होगा। और इसी के विपरीत अगर हम सादा क्लच प्लेट की बात करते हैं, तो सादा क्लच प्लेट घिस जाती है और उसका जो मेटल है वो भी उसके साथ घिस जाता है, जो कि इंजन के अंदर घूमता है और बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। वो हमारी ऑयल की जो गैलरी है उनको ब्लॉक कर सकता है और गियर बॉक्स में भी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। तो ये फ़र्क होता है पेपर प्लेट में और क्लच प्लेट में। तो पेपर प्लेट इसीलिए इसमें लगाई जाती है और इसीलिए कॉस्टली है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। फिटमेंट करते समय ये ध्यान रखें कि कौन सा पार्ट्स हमने कहाँ से निकाला था, ये बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी कभी भी फिटमेंट के अंदर ना करें कि बहुत जल्दी से मैंने खोला है या मेरे कोई बहुत ज़्यादा नंबर बन जाएंगे, मैं जल्दी से असेंबल करूँगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ व्हीकल ऐसे आते हैं जिसमें हमने कभी काम नहीं किया होता। काफ़ी दूर दूर से कस्टमर आते हैं कि भाई हम परेशान हैं, हमारा व्हीकल नहीं चल रहा है। तो चाहे भले ही हमने उसमें काम पहले ना किया हो, लेकिन ज़रूरी है कि हमें उस व्हीकल का काम करने का तरीका पता होना चाहिए कि उसका सिस्टम कैसे काम करता है और क्या उसके अंदर प्रॉब्लम आई है। काफ़ी टाइट है। तो फिटमेंट के समय हमेशा ध्यान रखें, कोई भी जल्दबाजी ना करें, चीज़ों को समझे, देखें कि सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अब एक वॉशर लगता है हमेशा क्लच के अंदर, खासतौर पे स्प्लेंडर में होता है, तो इसको हम लॉक वॉशर बोलते हैं। तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि एक साइड से दबा हुआ होता है और एक साइड से उभरा हुआ होता है। शायद आपको दिख रहा है नहीं, मैं नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। ऊपर की साइड उभरी हुई है और नीचे की साइड डाउन है अंदर की तरफ। तो हमेशा इसको जो उभरी हुई साइड है वो बाहर की तरफ रखनी है, जो बीच से उभरा हुआ हिस्सा है उसको बाहर की तरफ रखना है। और चकनट या बोल्ट जो भी उस व्हीकल के अंदर है उसको अच्छी तरह से खींच देना है। उससे क्या होगा कि बोल्ट के खुलने के चांस नहीं होंगे, वो वहीं पे लॉक हो जाता है और अच्छे से अपना प्रेशर रखता है। अभी हमने खींच दिया है। अभी हम इसको इम्पैक्ट गन की मदद से टाइट करेंगे। इसमें जो थ्रेड है, जो चूड़ियां हैं, वो सीधी हैं, मतलब क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉक नहीं है। बजाज की अधिकतर बाइकों में एंटी क्लॉक होती है, मतलब वो उल्टा खुलता है। एंटी क्लॉक वो टाइट होगा और क्लॉकवाइज वो खुलेगा। तो हमेशा खुलते समय ये ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप जोर लगाते रहें और आपका जो बोल्ट है वो खुल नहीं रहा है। तो वो समझ लें। अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ध्यान से देखें कि जो चूड़ियां है, जो उसके थ्रेड है, उनको नाखून से चेक कर लें कि वो किस तरफ घूम रहे हैं, इस तरफ टाइट हो रहा है या इस तरफ घूम रहा है। तो क्लॉक और एंटी क्लॉक का हमेशा ध्यान रखें कि बोल्ट की थ्रेड किस तरह के है। तो इसमें नॉर्मल है, क्लॉकवाइज है, तो हम ऐसे ही इसको टाइट करेंगे। दो से तीन बार ही टाइट करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। अब हम क्लच अपनी चेक कर रहे हैं, फिटमेंट अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ। ये हमारी जो स्प्रिंग है, ये प्रेशर स्प्रिंग है जो आप देख रहे हो। सेम इसी साइज की स्प्लेंडर में होती है, लेकिन कभी भी एक्सचेंज करने की कोशिश ना करें कि स्प्लेंडर की हमने टीवीएस में डाल दिया है, टीवीएस का किसी और। हर स्प्रिंग का अपना एक प्रेशर होता है और कुछ मैकेनिकों का क्या है कि वो क्लच का प्रेशर बढ़ाने के लिए स्प्रिंग को खोल देते हैं, 20 से छेनी लगा के उसको खोल देते हैं। कस्टमर से कहेंगे मैंने आपका पिकअप बढ़ा दिया है, तो बहुत ही गलत तरीका है। उससे क्लच हार्ड हो जाती है और गियर शिफ्टिंग में भी प्रॉब्लम आती है। तो खुद से इंजीनियर बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो कंपनी व्हीकल को बना रही है उसके पास बहुत सारे इंजीनियर होते हैं, वो सर्वे करते हैं और उसी के बाद वो सारी चीज़ों को बनाते हैं। हाँ, कुछ बाहरी चीज़ों में जुगाड़ चल सकता है, बॉडी लाइन में आप कुछ कर सकते हो, कुछ टूट फूट है उसको रिपेयर करने की, लेकिन इंजन लाइन में कभी भी जुगाड़ नहीं चलता। जो पार्ट जहाँ है, जैसा है वैसा ही वो लगेगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स मैकेनिक हैं
जो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए जुगाड़बाजी इंजन में बताते रहते हैं कि भाई मैंने इसके अंदर ये कर दिया और इसका एवरेज बढ़ गया है, अब ये 100 का एवरेज दे रही है। बहुत सारी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ, तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता। जो व्हीकल का एवरेज है उतना ही वो रहने वाला है, आप किसी भी तरह से उसे नहीं बढ़ा सकते। इंजन की जो कैपेसिटी है, जितनी सीसी है, वो उतना ऑयल उसको चाहिए होगा। हाँ, आप उसको कम तो कर सकते हो, लेकिन एवरेज को बढ़ा नहीं सकते हो। अभी जो मैं स्प्रिंग खींच रहा हूँ, तो इस पर हमेशा ध्यान रखें, हमेशा एक्स पैटर्न में खींचे, आमने सामने की बोल्ट एक साथ किसी एक बोल्ट को ना खींचे, उससे जो है ये प्लेट हमारी टूटने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आपने एक ही बोल्ट खींच दिया लगातार, तो ये प्लेट जो है टूट सकती है। सभी को धीरे से चेक करें। उसके बाद स्प्रिंग का फिटमेंट देखें, कहीं आउट तो नहीं है कोई सी स्प्रिंग, कई बार दब जाती है नीचे। तो हमारी सारी स्प्रिंगें अपनी जगह सही है। ये क्लच बैरिंग है, ये भी ओके है। अगर इंजन के अंदर कहीं भी बैरिंग फिटमेंट की बात आती है, तो उसमें हथौड़े का बहुत ही हल्का इस्तेमाल करें, चाहे वो इंजन के अंदरूनी बैरिंग हो या बाहर के बैरिंग हो, क्योंकि जो हमारा बॉडी है इंजन का, वो सिल्वर पार्ट्स का बना हुआ है। तो थोड़ा सा भी वो, अगर आप हैमर को ज़्यादा तेज़ी से चलाएंगे तो वो झेल नहीं पाएगा और क्रैक होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो बहुत ही प्यार से करना चाहिए। अब हम बात कर रहे थे ऑयल के सर्कुलेशन के बारे में। तो हर इंजन के अंदर ऑयल का सर्कुलेशन होता है, चाहे डीजल हो या पेट्रोल हो, कोई भी इंजन हो। तो उसको ठंडा करने के लिए और लुब्रिकेट करने के लिए इंजन के अंदर सर्कुलेशन होता है, और वो ऑयल एक तरफ से जाता है और दूसरी तरफ से आता है। कुछ बाइकों में जो इंजन ऑयल का फिल्टर है वो स्टील की जाली का लगा होता है, जैसे कि स्प्लेंडर में आपने देखा होगा। अपाची में पेपर फिल्टर होता है यहाँ पे लगा हुआ। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें यहाँ पे आप दो होल देख रहे हो, एक ये और एक ये। तो ऑयल यहाँ से फिल्टर में जाएगा, फिल्टर से पास होके यहाँ पे आएगा, और उसके बाद वो इंजन की गैलरी में जाएगा, यहाँ से होते हुए फिर पाइप में जाएगा, फिर वो सभी जगह लुब्रिकेशन करेगा। तो उससे होगा क्या कि जो गंदगी है वो फिल्टर के अंदर जमा हो जाएगी, इंजन के अंदर बार बार नहीं घूमेगी, जिससे इंजन की लाइफ अच्छी रहती है। तो हमने क्लच अपना प्रॉपर पैक कर दिया है, अभी हम इसको लगाने जा रहे हैं। तो अभी हम बात करते हैं पैकिंग के बारे में। जो आप पैकिंग देख रहे हो, इसका पैकिंग ठीक है, हमें अभी ऐसे ही लगाने वाले हैं। कुछ बाइकों में पैकिंग फट जाता है खोलते समय या चिपक जाता है। तो मैकेनिकों का क्या है कि उसके अंदर बॉन्ड, सिलिकॉन बॉन्ड आता है, उसको चिपका देते हैं, एना बॉन्ड आती है, उसको बुरी तरह से चिपका देते हैं। भाई मैं तो बहुत बुरा और गलत तरीका मानता हूँ उसको। कहीं भी एना बॉन्ड या बॉन्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर बाइक आपकी फ्रेश है। तो सबसे बढ़िया तरीका है, आप नया पैकिंग लें, सरफेस अच्छी तरह से क्लीन करें और ग्रीस का इस्तेमाल करें। पैकिंग के दोनों साइड में ग्रीस लगाएं और असेंबल कर दें, आपका पैकिंग कभी भी लीक नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात है कि अगला मैकेनिक कभी भी कहीं बाइक खुलेगी तो उसको बहुत ज़्यादा आसानी होगी खोलने में, और उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पैकिंग को साफ करने में। एना बॉन्ड या बॉन्ड वह इलाज है जब कोई भी चीज़ अच्छे से काम ना करे। मान लिया हमने पैकिंग लगाया और फिर भी बार बार लीक हो रहा है, तो आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आपका व्हीकल सही है और अच्छे से नया व्हीकल है तो आप उसमें बॉन्ड का इस्तेमाल ना करें। मेरा मानना तो ये है। तो चलिए अभी हम क्लच फिट करते हैं। सारी चीज़ें हमने चेक कर ली है। क्लच लीवर चेक कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अंदर का जो गोली है वो निकल जाता है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। अगर वो निकला है तो लीवर हमारा आगे की तरफ चला जाएगा। तो सभी चीज़ें ठीक है। अभी हम हब के बोल्ट लगाएंगे इसके अंदर।
क्लच के बोल्ट लगाते समय एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, इस बाइक के अंदर तो सभी बोल्ट लगभग बराबर के हैं, तो कोई विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ बाइकों में ऐसा होता है कि बोल्ट की लंबाई कम या ज़्यादा होती है, कुछ जगह कम छोटा बोल्ट लगेगा, कुछ जगह जो है लंबा बोल्ट लगेगा। तो उसको टाइट करने से पहले ध्यान दे लें कि बोल्ट कितना अंदर जा रहा है। अगर वो लंबा बोल्ट होगा तो जैसा आप यहाँ देख रहे हो बाहर की तरफ ज़्यादा आ जाएगा ये बोल्ट, अगर लंबा होगा तो। यहाँ पे सभी बोल्ट आप देख रहे हो बिल्कुल बराबर आए हैं, तो इन बोल्टों की सभी की लंबाई बराबर है, तो ये ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। ऐसा ना हो कि आपने लंबा बोल्ट छोटे की जगह लगा दिया और छोटा बोल्ट लंबे की जगह लगा दिया, तो उससे हमारी जो इंजन की जो चूड़ियाँ हैं वो मर जाएंगी, उसके थ्रेड खराब हो जाएंगे। तो अब हम इसको फिट करने जा रहे हैं 1 बाय 1। पहले धीरे से सभी बोल्टों को टाइट करेंगे, हल्के टॉर्क के साथ में, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे। अभी ये हमने लगा दिया है, तो आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा गंदगी इंजन के अंदर थी, सारा कुछ काला हो गया है। सफाई की हमने काफ़ी प्रयास किया है और लगभग साफ भी है। अभी ये बोल्ट लगभग सभी बराबर के थे। अभी 2 बोल्ट जो होते हैं हमारे लंबे होते हैं, वो इंजन चैम्बर के साथ में जाएंगे जो फिल्टर के साथ में है, और एक छोटा बोल्ट यहाँ पे लगेगा। तो सारा मैंने असेंबल कर दिया है। अभी इससे आगे मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहूँगा, जो नया मॉडल है अपाची का 4 वॉल्व सिस्टम, उसका सिस्टम आपको सेम ऐसा ही देखने में लगेगा, लेकिन उसको क्लच खोलते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, जब क्लच बॉक्स खोलेंगे तो उसके ऑयल फिल्टर के अंदर एक एलपी का बोल्ट दिया हुआ है यहाँ पे। तो कुछ मेरे मैकेनिक भाइयों को पता नहीं होता और वे सारे बोल्ट खोल के समझते हैं कि हमने खोल लिया है, और वो हथौड़ा बजाना शुरू कर देते हैं, जिससे उनका क्लच बॉक्स फट जाता है। तो हमेशा खोलते समय, खोलने के बाद उसको देखें यहाँ पे एक एलगी का बोल्ट है, और सावधानी से उसको खोलें। उसके खोलने के बाद आसानी से आपका खुल जाएगा। बाकी सिस्टम अंदर है वैसा ही है जैसा कि इस बाइक में। तो यहाँ तक मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई, शायद आपको अच्छा लगा होगा। और अभी हम इसको टोटल फिटमेंट करने के बाद में इसकी आवाज़ और आपको पिकअप भी दिखाएंगे, ठीक है।